ही जुबान से सुनना है कि सिल्वर में क्या हो सकता है, तो प्लीज आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है टीवीएस पे तो हम बात कर चुके हैं। इन्फोसिस, दानिश पूछते हैं कि इन्फोसिस में मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्फोसिस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, यानी इन्वेस्टमेंट पुराना है आपका, 5-6 साल पुराना, तो होल्ड कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स। ये बार बार हम हर बार डिस्कस करते हैं। रादर इन्वेस्ट इन न्यू एज आईटी स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग होगा आने वाले 5-7 साल में। क्योंकि अभी रिटेल इंडिया का जो प्ले है आईटी में, वो बढ़ता जा रहा है। यानी पहले ऐसा था कि आईटी सर्विसेज ओनली बिजनेस कॉर्पोरेशन ये यूज कर रहे हैं, बट नाउ हम डे टू डे लाइफ में आईटी यूज करते हैं। तो समथिंग लाइक इटर्नल, जो हर बार हम रेकमेंड करते हैं, स्विगी, ये सब स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पॉलिसी बाजार में। बट इफ यू आर आस्किंग फॉर शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट करिए। मुझे लग रहा है ये 1400 तक आएगा। आई एम मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ रूपी वीकनिंग, आईटी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है। अदरवाइज वीकली चार्ट्स आर वीक, सो अवॉइड इन्फोसिस कंप्लीटली। ओके, फारूक मुमताज जी का सवाल है, उनके पास 120 शेयर है 380 के भाव पे एक्साइड के, और बीपीसीएल के उनके पास 300 शेयर है जो उन्होंने 325 में लिए हैं। दोनों में सजेस्ट क्या करेंगे आप, सेल, बाय और होल्ड? कौन सा? दो, एक्साइड और बीपीसीएल। सो एक्साइड, आई एम नॉट बैटरी में जो थीम था वो प्ले हो चुका है ऑलरेडी। बट उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नॉट रिकमेंडिंग, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं अभी बैटरी में। तो आई एम अवॉइडिंग एक्साइड। बीपीसीएल ऑफ कोर्स नो ब्रेनर है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस, क्योंकि पेट्रोल का यूज होने ही वाला है। इवन वी सॉ ड्यूरिंग इवन कोविड कि लॉकडाउन में भी पेट्रोल का थोड़ा यूज तो हो ही रहा था। सो आई थिंक दिस स्टॉक्स आर फॉर लॉन्ग टर्म बैट। यानी एफडी के बाद पहला प्रेफरेंस बीपीसीएल, आईओसी को देना चाहिए। ओके, दिलीप व्यास जी का सवाल है, वो राजकोट से हमें लिखते हैं, और वो पूछते हैं एचएफसीएल के बारे में। उनके पास 68 का बाइंग है और 100 शेयर उनके पास है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि टारगेट क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा एचएफसीएल में हम अवॉइडिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। हर बार तेजी में ऊपर जाता है, बट व्हेन इट्स डाउनवर्ड वो गिरता भी ऐसा ही है। तो अवॉइड कीजिए शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है ये 55-60 तक जा सकता है। ऊपर के चांसेस काफी कम लग रहा है। विवेक भाई पटेल जी का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे पास प्रीमियर एनर्जी के शेयर है, 250 शेयर है उनके पास प्रीमियर एनर्जी के, जो उन्होंने 990 के लेवल्स पे खरीदे हैं। व्हाट शुड आई डू? अभी स्टॉक फंडामेंटली तो आई एम नॉट ट्रैकिंग इट, बट टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जिट करिए यहाँ पे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से 5 से 7% गिर सकता है पोजिशनली इन कमिंग फ्यू वीक्स। तो वहां पे हम किसी को वापस खरीदारी करेंगे। अभी फिलहाल एग्जिट। ओके, विवेक भाई पटेल का सवाल हम ले चुके हैं। अनुज सिंह का सवाल है, वो पूछते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अगेन 120 के रेट पे 501 शेयर है, 145% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करूं? आई थिंक अनुज जी हमने आपको बता दिया है। उन्होंने कहा है कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कहा है, खुश है आप प्रॉफिट बुकिंग? मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको इतना डबल हो गया पैसा, ऑलमोस्ट 50% आप हाँ। निकाल दीजिए। यानी 501 है, 250 शेयर निकाल दीजिए, आपका कैपिटल सेफ है। नफा का माल रहने दो लॉन्ग टर्म के लिए। अविनाश जी का सवाल है एरिडा पे हम बात कर चुके हैं। अविनाश जी प्लीज इस शो की रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिएगा। आरती जैन का सवाल है, उनके पास 1550 शेयर है अशोक लेलैंड के, जिन्होंने 131 के भाव पे लिए है। आपसे जानना चाहते हैं कब तक इसमें निवेशित रहे वो, और टारगेट क्या हो सकता अशोक लेलैंड के चार्ट जो पैन आउट हो रहा है, डेफिनेटली फिलहाल शॉर्ट टर्म में 146 तक आ सकता है। बट दिस इज अ लो बीटा स्टॉक। आई मीन फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको प्योरली कमर्शियल प्ले करना हो, कमर्शियल व्हीकल प्ले, तो आप कर सकते हो। आई एम ये स्टॉक में ऑटो सेक्टर में 5 या 10% वेटेज रखता हूँ। यानी अगर मेरा ऑटो सेक्टर पे पोर्टफोलियो 20% है, तो शायद 10
10% ऑफ दैट, सो 2 to 3% ऑफ टोटल वैल्यू इसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली कमर्शियल व्हीकल प्ले है। तो अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो इसमें डिमांड रहती है, अदर ये साइडवेज हो जाता है। हाँ, इसका एक खासियत है, ये स्टॉक आपको लॉस नहीं, यानी ह्यूज लॉसेस नहीं होते इसमें। सो एज अ ओके सेफ प्ले, डेफिनेटली होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 120। ओके। वनीता गुप्ता जी का सवाल है, वो पूछती हैं आपसे, तो सर मुझे दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दीजिए, एक स्किपर के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा नैल्को के लिए अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं नाल्को के, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको अवॉइड कीजिए। नेशनल रैली में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप देखो तो अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस की एक एरिया आ रहा है। आप देखो 6 फरवरी वी आर नॉट एबल टू क्रॉस ओवर 205, तो रेजिस्टेंस इज 205, सपोर्ट इज अराउंड 192। और दूसरा स्टॉक कौन सा था? स्किपर। इस पे थोड़ा टेक्निकली कमेंट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है, तो इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने शॉर्ट टर्म के लिए वर्क नहीं करेंगी। ओके। अगला सवाल जो है वो मुकेश का है, वो पूछते हैं 3 स्टॉक्स के बीच में 3 के नाम मैं लूंगी, आपको एक चुनना है। एक आदित्य बिरला कैपिटल जो काफी अच्छे मोमेंटम में था, L&T फाइनेंस अगेन अ बेस्ट परफॉर्मर, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो थोड़ा बहुत लैगार्ड रहा है विज़ द अदर 2। तीनों ही स्टॉक्स में एक खरीदना हो तो सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा? तो महिंद्रा फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, एंड थर्ड वन वाज L&T फाइनेंस। सो तीनों एनबीएफसीज है। सो मैं थोड़ा ये लेवल पे थोड़ा डाइसी हूँ एनबीएफसी में, बिकॉज आई थिंक यू नो दिस ऑल एनबीएफसीज मोस्टली कैटर टू हायर मिडिल क्लास पीपल, और जिस हिसाब से ले ऑफ हो रहा है या हायरिंग कम हो रही है, इफ नॉट ले ऑफ सेक्टर्स में, तो मुझे लग रहा है नई लोन्स लेने में थोड़ा ये सेक्टर में दिक्कत आएगी। प्लस अगर रेट कट्स हो रहा है तो मार्जिन पे प्रेशर होगा, निम्स पे। तो अभी ये फिलहाल आई एम नॉट रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन एनबीएफसीज, बट हाँ, ये तीनों में से आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक लेना हो करेक्शन पे, तो L&T फाइनेंस। ओके। अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको ये भी नहीं लगता कि जीएसटी के बदलाव से कुछ कंजम्पशन में किक मिलेगा? देखो, मैं एक चीज ये गवर्नमेंट की क्लियर है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, कि दे आर लुकिंग फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया। वो बात सही है, यानी इंडिया में क्या अभी लेगार्ड है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे चाहिए, तो जीएसटी में उसने जो रिलीफ दी है वो शायद कॉमन मैन को दिया है, यानी जो रेगुलर यूज प्रोडक्ट्स है वहां पे जीएसटी कम किया है। बट जो एक अदर जीएसटी साइड है, यानी एक बात तो सही है, ये बैलेंस शीट में लॉस नहीं करेंगे। सबको ये लग रहा है कि जीएसटी बांट दिया है, ऐसा नहीं है। पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो होती है, या जो हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, वहां पे मेंटेनेंस पे जीएसटी लग गया है। काफी लोगों को आइडिया नहीं होगा, पर अगर आपका मेंटेनेंस महीने का पर यूनिट 7,500 के ऊपर है, तो 18% जीएसटी लगेगा। तो शायद ऑफिस स्पेस में वी विल गेट रिबेट, बट मैं रेसिडेंशियल में रिबेट नहीं ले सकता, बिकॉज दिस इज आई एम नॉट वर्किंग फ्रॉम देयर। तो आप सोचो कि कितने सारे घर है, आई नो। एक ओनर के पास एक नहीं होता है, 5-7 होता है। और महाराष्ट्र में तो ऐसा रूल है कि ओनली यू कैन गेट रिबेट ओनली ऑन वन हाउस। अगर आप मल्टीपल हाउस है तो दैट विल गो डेफिनेटली अंडर जीएसटी। तो आई थिंक यू नो जीएसटी एक हाथ से लिया है, एक हाथ से दिया है। हाँ, फर्क ये है कि जो कॉमन मैन है, जो छोटे सैलरी वाला अर्न है, उसका ज्यादातर स्पेंड रहता है ऑन एफएमसीजी प्रोडक्ट, डेफिनेटली उसको फायदा है। बट रिचर्स आर गेटिंग मोर टैक्स, that's definitely a good step, but I don't think GST is going to be a boom boom for rally. आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम मतलब ये ऐसा व्यू सुन रही हूँ, एंड आई वुड रियली लाइक टू This यू is नो। my personal view, यानी मैं ये सोच रहा हूँ, I am a नहीं नहीं, part बिल्कुल of, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है आपने कहा, क्योंकि सरकार अपनी जेब से पैसा तो नहीं देगी, जितने रेवेन्यूज आते हैं उसके हिसाब से उनको खर्च भी करना है, और ये भी है कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो उनको रेवेन्यूज का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अगर कहीं जीएसटी में वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कान ऐसे ना पकड़ के, उल्टा पकड़ के, कहीं ना कहीं से तो पैसा आना ही है, बिकॉज अगर I support this because इंडिया में we need इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आज करेक्ट। जेन जी, जेन अल्फा जो भी है, बाहर जाने की चाह क्यों है? क्योंकि दे वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। आई मीन लाइफस्टाइल या वो तो सब यहाँ पे आ ही चुकी है।
बट जो इंफ्रा But Kush, the problem is that it's only a few taxed people, higher middle class people who are getting taxed. Most of the bracket, अगर आप large side पे जाएंगे, HNIs and rich people, वहां पे भी टैक्स है पर ठीक ठाक ही है. नीचे वालों का टैक्स नहीं है. फंसता बीच में मिडिल क्लास है. वो कहाँ से मार खाएगा, और मिडिल क्लास को कुछ मिलता ही नहीं है. You look at the rains in Delhi, you have so many path holes. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो इसमें हम बहस बाद में करेंगे, बाकी के सवाल रह जाएंगे. चलिए बाकी सवाल ले लेते हैं. अंकुर मोदी पूछते हैं जियो फाइनेंस और सिजिलिटी के बारे में. कैन दे बिकम मल्टी बैगर? क्या ये दोनों ही स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं? जियो फाइनेंस डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ मल्टी बैगर, क्योंकि टाइम लगेगा. दे ऑलरेडी अनाउंस देयर बिजनेसेस कहाँ पे आने वाले, और आई एम श्योर जब भी रिलायंस इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस में आया तो पहले 1 साल के लिए तो वो इंडस्ट्री का संतुलन बिगाड़ ही देता है, चाहे वो टेलीकॉम हो या रिटेल हो. सो आई थिंक दे हैव यूजर बेस जो है उसका जियो का रिटेल का, वो उसको फायदा होगा जियो ऐप का. आई बिलीव कि उसकी स्ट्रेटेजी ये रहे कि अगर आप जियो मोबाइल के ऐप आपने डाउनलोड है, यू मे गेट सम rebate on commissions of say mutual fund or anything XYZ. I think they will disrupt the market for sure. So Jio Financial as a disclosure, I'm holding the stock for long term and I recommend कि Jio Financial आपको definitely multi bagger के हिसाब से buy on dips करना चाहिए. और दूसरा स्टॉक था कौन सा? Sagility. No, I'm not big fan of the stock. संतराज यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में. SW सोलार हम बात कर चुके हैं. एक और स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स. पीसी ज्वेलर का स्टॉक उनके पास 17.50 रुपए में है. आपसे पूछते हैं टारगेट क्या हो सकता है अगले 6 महीने? पीसी ज्वेलर्स डेफिनेटली, आई थिंक ज्वेलरी सेगमेंट, मेरा ये व्यू डेफिनेटली है कि गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप फ्रॉम करंट लेवल आल्सो. बट आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट का जो जिसका थॉट है गोल्ड में, वो अभी ये लेवल पे खरीदारी नहीं करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर इज गोइंग डाउन. प्लस पीसी ज्वेलर्स को काफी कंपटीशन भी मिल रही है. फंडामेंटली आर नॉट परफॉर्मिंग सिंस लास्ट 2 इयर्स. तो अगर आपको ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो स्टे विद द लीडर टाइटन, ऑफ कोर्स तनिष्क, because now slow and steady people are believing in buying through branded stores. Of course PC Jewelers is a brand, but जिस हिसाब से तनिष्क एक ब्रांड है, ट्रस्ट बैठता है, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट इवन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, क्योंकि येस बैंक देख लो, वोडाफोन देख लो, ये कंपनी चल रही है, अच्छी चल रही है, बट वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे. वी आर वेस्टिंग टाइम इन बाइंग दिस स्टॉक्स. ओके. अमोल पारेख का सवाल है GMR एयरपोर्ट पे उसका टारगेट क्या हो सकता है? और मोबीविक में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 12 से 13% ऊपर है. उस पे आपका क्या टारगेट है? So for long term GMR Infra I am definitely bullish, क्योंकि so again this is one of the sector again जो एयर ट्रैवल है, वो पहले लग्जरी थी. 20 साल पहले जब मैं बच्चा था तब मुझे याद है फ्लाइंग वाज अ लग्जरी, बट नाउ स्लो एंड स्टेडी दिस इज बिकम अ नेसेसिटी, कॉमन थिंग हो रही है. तो एयरपोर्ट हिसाब से बढ़ रहे हैं. आई थिंक